तो स्टूडेंट्स हमने ना भी किया है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपने डिस्कस करी है ना, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स करे हमने। तो उन पोस्टुलेट्स को रिलेट करते हुए हमने कहा कि वो सारे पोस्टुलेट्स आए कहां से थे, वो सारे पोस्टुलेट्स आए थे किसी ना किसी लॉ से। तो लॉज को स्टडी करते हुए डाल्टन ने एक थ्योरी दी जिसे बोलती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके अपने अपने पॉइंट्स थे। पॉइंट्स में क्या क्या रिलेट किया था, मेन पॉइंट क्या था कि मैटर किस चीज का बना होता है, एटम्स का। एक एलिमेंट के सारे एटम्स क्या होते हैं, एक जैसे। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एटम जब भी कंबाइन करेंगे तो किसमें करेंगे, सिंपल रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे। तो एटम से जब कंबाइन करना है तो रेशियो सिंपल रेशियो बाय वेट में या सिंपल रेशियो बाय नंबर में कंबाइन करना है। तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्वोशंट ये डेफिनेट की तरफ चलेंगे। जब एक से ज्यादा एलिमेंट्स से कंबाइन करके अपने ऑक्साइड्स बनाने हैं या कंपाउंड्स बनाने हैं तो उनकी रेशियो क्या होगी, सिंपल होगी। सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, सबसे छोटा पार्टिकल जो एग्जिस्ट करता है वो एक एटम होगा। एटम की फ्रैक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये सारे पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस करे। तो इनके पॉइंट्स को डिस्कस करने के साथ नजर आया कि इसमें तो कुछ लिमिटेशन है। तो डाल्टन ने बड़ी मेहनत से अपनी थ्योरी बनाई, इतने साल लगे ये थ्योरी बनाते हुए, क्योंकि ये लॉस एक एक बार स्टडी होने में काफी टाइम लगा। ये बेसिकली 18 समथिंग में आ रहा था, 1839 समथिंग में। तो ये जो सारे लॉस हमने सारे पढ़े उसके बेसिस पे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी दी। वो सारी थ्योरी देने के बाद लिमिटेशंस कुछ आनी शुरू हुई। तो लिमिटेशंस क्या थी, सबसे पहले कि ये जो लॉ था ना हमारे पास डाल्टन की थ्योरी में बेसिकली कितने पॉइंट्स एक्सप्लेन करे थे हमने 4 लॉज एक्सप्लेन कर पाए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल क्वोशंट, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्वोशंट। तो इसका मतलब जो 5वां लॉ था वो कौन सा था, गेल-लुसाइक्स लॉ, जिसमें गैसेस कंबाइन करती हैं सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम्स में। देखो उस लॉ को तो हमने एक्सप्लेन नहीं किया। तो पहली लिमिटेशन तो ये आ गई कि इट कुड एक्सप्लेन लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन बाय मास। 4 लॉज तो एक्सप्लेन कर पाया बट कुड नॉट एक्सप्लेन लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन बाय वॉल्यूम्स। तो गेल-लुसाइक्स लॉ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसका मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 4 लॉज को एक्सप्लेन कर पाई, 5th लॉ को तो एक्सप्लेन कर नहीं। ठीक है। दूसरा, ये एक्सप्लेन ये नहीं कर पा रहा कि एटम्स को क्या जरूरत थी आपस में कंबाइन करके कंपाउंड बनाने की। व्हाई एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स, क्यों दो एटम्स जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं, इसका रीजन देखो अब तो हमें पता चल जाता है कुछ। क्यों एटम से कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाया, एटम से कंबाइन करके मॉलिक्यूल क्यों बनाया। एटम्स इंडिविजुअली क्या नेचर में नहीं रह सकता, तो एटम को क्या जरूरत है कि वो दूसरे एटम के पास जाए, आपस में मिले, मिलके एक कंपाउंड बनाए और एक मॉलिक्यूल बनाए। इसका रीजन क्या है, what is cause of why do atoms, it could not explain why atoms combine to form molecule, क्यों एटम्स ने जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाया। और जब ये मॉलिक्यूल बनाया तो इस मॉलिक्यूल में एटम्स को जुड़ने वाली फोर्स कौन सी है, नेचर ऑफ फोर्स क्या है। देखो अब तो ये सारी चीजें हमें पता है। एटम्स क्यों जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं, शायद आपको पता होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल का कांसेप्ट। इसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, बट अभी तो आपको पता है ना कि 2 एटम्स आपस में जुड़ते हैं ताकि उनकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। तो ये पढ़ते हो ना छोटी क्लासेस में, ऑक्टेट का कांसेप्ट आता है। 2 एटम से क्यों कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाया, तो हम कहते हैं कि दोनों में अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए कोई लूज करता है, कोई गेन करता है, कोई शेयर करता है, ताकि दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाए, पूरा हो जाए। इससे कुछ चीजें आ सकती हैं, बट अभी फिलहाल आपके लिए क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ऑक्टेट रूल, तो इसका मतलब एटम से कंबाइन, ये तो अब पता चल रहा है ना कुछ। तो डाल्टन को कहा गया कि यार एटम जुड़ के मॉलिक्यूल क्यों बना रहे हैं, उसका मतलब उसको पता ही कुछ नहीं है। तो डाल्टन को ये नहीं पता चला कि एटम से जुड़ के मॉलिक्यूल क्यों बनाए, और अगर मॉलिक्यूल बन गए तो उनमें नेचर ऑफ फोर्स क्या है। देखो हमें तो फिर पता है कि नेचर ऑफ फोर्स क्या हो सकती है, कोवलेंट भी हो सकती है, आयनिक भी हो सकती है, कोऑर्डिनेट भी हो सकती है। तो एटम जब आपस में जुड़ते हैं क्यों जुड़ते हैं, अगर जुड़े तो उनकी नेचर ऑफ फोर्स क्या हुई, ये सारी चीजें हमें डाल्टन नहीं बता पा। तो इसका मतलब डाल्टन ने क्या नहीं बताया, कि डाल्टन ने ये नहीं बताया कि एटम्स कंबाइन क्यों करें, उसने ये नहीं बताया कि व्हाट इज नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स। फिर वो ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा कि एक एलिमेंट जैसे क्लोरीन, दूसरा एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, ये 2 एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, ये एलिमेंट का मास इस एलिमेंट के मास से अलग क्यों है।
सोडियम का मास मैग्नीशियम से डिफरेंट क्यों है, सोडियम का मास कैल्शियम से डिफरेंट क्यों है, एक एटम दूसरे एटम से डिफरेंट क्यों है, ये नहीं पता चल रहा कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट वैलेंसी। देखो हमें तो आप पहले आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि आप पढ़ चुके हो इसका 281, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यूज करने पड़ेंगे 1, तो आपको तो पता है ना सारा कुछ, क्यों, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन पता है। कॉन्फ़िगरेशन पता है मतलब आपको पता है कि एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इसका मतलब अगर एटम के अंदर इतना सारा कुछ है तो उसके बाद हमें ये सारे आंसर्स मिल सकते हैं। तो इसका मतलब डाल्टन उस टाइप की बात कर रहे हैं जब हम कहते थे कि एटम क्या है, एटम बेसिकली एक सिंगल पार्टिकल है, इससे छोटी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। बट हमें पता है कि एटम में तो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, तो जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं तो फिर हमें इनकी वैलेंसी, फिर हमें इनके एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मासेस को जोड़ दो तो एटॉमिक मास, ये सारी चीजें तब पता चलेंगी जब एटम और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो पाएगा, जिसे बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्योंकि डाल्टन को इतना कुछ नहीं पता था उस टाइम पे, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे। तो जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर ही नहीं हुए तो इसका मतलब डाल्टन की थ्योरी में ये सारे पॉइंट्स के बारे में उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी। तो क्या क्या लिमिटेशंस आ गई, लिमिटेशन आ गई कि ये एक्सप्लेन कर पाया सिर्फ लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन बाय वेट, ये लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन बाय वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि एटम से कंबाइन करके मॉलिक्यूल क्यों बनाया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि एक एटम दूसरे एटम से डिफरेंट क्यों है, फिर अगर एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल क्यों बना, मॉलिक्यूल में नेचर ऑफ फोर्सेस क्या है। तो इसका मतलब ये सारी चीजें उसको नहीं पता चलती, जो मैंने बताया कि कब पता चलेंगी, जब हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता चल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या फॉर्मूला है, तो आप कहोगे HKH2, ऑक्सीजन का क्या है O2, आपको तो पता है नहीं ये एटम है, ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट ने कंबाइन करके क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया। बट डाल्टन को नहीं पता था कि ऑक्सीजन की गैस जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करती है, क्या वो O है कि क्या वो O2 है। इसका मतलब सिंपल पार्टिकल कौन सा होगा, ये गैसेस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, गैसेस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में कि एटम की फॉर्म में, ये चीज डाल्टन के टाइम पे नहीं पता थी। तो इसका मतलब डाल्टन it makes no distinction between ultimate particle of element, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, एटम, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, एटम, और कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, कंपाउंड में कहता हूं एक वाटर है, वाटर का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा, एक मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल और एटम में क्या डिफरेंस है, ये चीज उस टाइम पे नहीं पता थी। मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं और एटम किसे बोलते हैं, मॉलिक्यूल और एटम में क्लियर डिस्टिंक्शन उस टाइम पे नहीं पता थी। O2 और O, गैस कैसे एग्जिस्ट करती है, O या O2, ये नहीं पता। तो इसका मतलब ये बड़ी पुरानी बातें होती हैं, हमें तो पता है ना कि हर बच्चे को पता होगा ऑक्सीजन इज O2, बट ऑक्सीजन को O2 बनाने में भी काफी टाइम लगा। ऑक्सीजन में O2 होता है, ये चीज प्रूव करने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसका मतलब Cl है कि Cl2 है, ये चीज हमें तो पता है, बट Cl2 की फॉर्म एग्जिस्ट करती है, ये चीज इतनी जल्दी पता नहीं चली थी। तो इसका मतलब लिमिटेशन क्या आ गई कि ये एटम, ये लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन बाय मास एक्सप्लेन कर पाया, बट बाय वॉल्यूम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, अगर वो कंबाइन करते हैं तो नेचर ऑफ फोर्स क्या आएगी। फिर it could not explain why atoms of different elements have different masses। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि सबसे छोटी चीज एग्जिस्ट करने वाली एटम है या मॉलिक्यूल है। एटम और मॉलिक्यूल में जो डिस्टिंक्शन है ये नहीं क्लियर हो रहा कि एटम्स जुड़ के पता है ना मॉलिक्यूल बनाते हैं, हमें तो पता है कि मॉलिक्यूल जब टूटता है तो एटम्स बनते हैं, Cl2 के 2 एटम्स बनेंगे, H2 में 2 एटम्स बनेंगे, बट उस टाइम पे ये चीज क्लियर नहीं थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ ये कांसेप्ट हमारा पास क्या होगा, रिजेक्ट होगा। तो व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ दिस, भी क्लियर है। तो लिमिटेशन पे क्या आ गया, लिमिटेशन पे आ गया कि टू एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन बाय मास, बट ये वॉल्यूम्स वाले K2 6 को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा।
एटम से कंबाइन करके मॉलिक्यूल क्यों बनाए, क्या रीजन था? हमें पता है कि इनर्ट गैस का ऑक्टेट रूल, बट उस टाइम पे नहीं पता था। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के मास से क्यों डिफरेंट है? हमें पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होता है कुछ, बट उस टाइम पे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते ही नहीं थे। नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस क्या है? हमें तो पता है ना कि इसमें आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, बट उस टाइम पे ऐसी चीज कोई पता ही नहीं थी। सबसे छोटी चीज क्या होगी? एलिमेंट की सबसे छोटी चीज एटम और कंपाउंड की सबसे छोटी चीज मॉलिक्यूल। इसका डिस्टिंक्शन उस टाइम पे नहीं पता था, ये बड़ी बिग प्रॉब्लम थी। तो दिस वाज अ बिग प्रॉब्लम कि सबसे छोटी चीज क्या है, एटम या मॉलिक्यूल। गैस कैसे एग्जिस्ट करती है, एटम में या मॉलिक्यूल में, ये चीज क्लियर नहीं थी। तो ये उसकी लिमिटेशंस आई। अब इस लिमिटेशंस को दूर करना पड़ेगा। दूर तो हो ही गई, क्योंकि जैसे ही हमने पास डिस्कवरीज हुई हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी से ये जो सारे पोस्टुलेट्स में लिखे थे, ये सारे पोस्टुलेट्स फिर से चेंज हो जाएंगे। तो सारे पोस्टुलेट्स जो लिखे थे, सारे पोस्टुलेट्स चेंज